Hello students, Vande Mataram. In today's lecture, we discuss about the chapter number 10, Microbes in Human Welfare. This particular chapter belongs to the unit number 8, Biology in Human Welfare. When we focus on the name of chapter, just we have two important word. One is the microbes and second one is the human welfare. Okay. When we discuss about the major component of biological system, on earth, then we have two types of organism. One is the macroscopic and second one is the microscopic. अब ये दोनों के अंदर एक बेसिक डिफरेंस ये है कि मैक्रोस्कोपिक का अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, प्लांट्स आप ले सकते हो और हर एक टाइप के एनिमल्स, वेयर माइक्रोस्कोपिक के अंदर के एग्जांपल आप ले सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म दोज आर नॉट सीन बाय आवर नेकेड आई. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स अगर हमारी नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं, देन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोब्स का मतलब तो चलो समझ में आ गया कि भाई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनका यूज़ हमें करना है ह्यूमन के वेलफेयर के लिए. तो वेलफेयर का एक सिंपल मतलब हो जाता है बेटर पर्पस, और वी कैन से दैट बेटर सर्विसेज के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूटिलाइजेशन ह्यूमन वेलफेयर के लिए करना. शायद आप लोगों को याद हो तो 11th के अंदर एक व्हीटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आता था. तो वो व्हीटेकर नाम के साइंटिस्ट ने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप के अंदर रखा था और वो ग्रुप का नाम उन्होंने दिया था मोनेरा फाइलम भी आप बोल सकते हो, या तो आप उसे बोल सकते हो मोनेरा किंगडम. ओके. अब बात आती है ये मोनेरा फाइलम या तो किंगडम के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका हैबिटेशन कहाँ पे है. हैबिटेशन मतलब ऐसी जगह जहाँ पे वो हैबिटेट करते हो, रहते हो, सरवाइव करते हो. तो लगभग दुनिया में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव ना करते हो, जैसे कि सोइल, वाटर, एयर, on the plant, on the animals, as well as we can say that they are also habited inside the human body. चलो ये सब जगह तो हमें नॉर्मल लगती है, पर जब हम लोगों को ये कहा जाए कि भाई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसी जगह पे भी रहते हैं जहाँ पे कोई दूसरी लाइफ का एग्जिस्ट करना पॉसिबल ना हो, जैसे कि मैं आपको 1 by 1 एग्जांपल देता जा रहा हूँ. पहला एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ डीप इनसाइड द गेसर. गेसर मतलब थर्मल वेंट. सोच नहीं सकते आप लोग कि जहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो. दूसरा एग्जाम्पल है डीप इनसाइड द सोइल.
अब सोइल के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। थर्ड, स्नो। स्नो का मतलब है आइस के बने हुए लेयर, जहाँ पे टेम्परेचर ऑलवेज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस एंड हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। तो ये सब जगह तो ऐसी है जहाँ पे लगभग और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहना पॉसिबल नहीं है, पर वहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़े, मतलब वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब कौन कौन, तो उसके अगर एग्जांपल्स ले, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, प्लांट वायरसेस, वायरोइड्स एंड प्रोटीनेशियस इन्फेक्टियस एजेंट, जिसको हम लोग प्रायन्स के नाम से जान सकते हैं। अब नेक्स्ट में आप लोगों को थोड़े से एग्जांपल्स के साथ उसके डायग्राम्स दिखाता हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया हुआ है बैक्टीरिया का। रॉड शेप का बैक्टीरिया, स्पेरिकल शेप का बैक्टीरिया। ये रॉड और स्पेरिकल दोनों शेप के बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हमें कितना टाइम्स उसको मैग्नीफाई करना पड़ता है? 1500 टाइम्स। थर्ड एग्जांपल जो है, अगेन इट इज़ अ रॉड शेप बैक्टीरियम, पर आप देखोगे तो ये डायग्राम की स्पेशलिटी है, हमें उसका फ्लेजेला भी दिख रहा है, ये रहा फ्लेजेला। तो पर्टिकुलर उसके फ्लेजेला को देखने के लिए हमें वो बैक्टीरिया को 50,000 टाइम्स मैग्नीफाई करना पड़ता है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ बैक्टीरिया का। एग्जांपल नंबर 2, वायरस। वायरस के अंदर पहला एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज। लिसन, ये वायरस ऐसा है जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है। दूसरे वायरस का नाम है एडिनो वायरस, जो स्पेशली कौन सा इन्फेक्शन करता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एंड वायरस का थर्ड एग्जांपल, रॉड शेप का टोबैको मोज़ेक वायरस। 11th में आप लोगों ने ये टोबैको मोज़ेक वायरस से रिलेटेड बहुत सारा डिस्कशन किया था। लिसन, वायरस इतना छोटा है कि अगर उसको हमें देखना हो तो 1 लाख to 1,50,000 टाइम्स उसको मैग्नीफाई करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई कोई भी माइक्रोब्स हो, वो चाहे बैक्टीरिया हो या फंगस हो, उनको ग्रो करने के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइप का न्यूट्रिटिव मीडिया काम में आता है। तो अगर आप एक काम करते हो कि भाई बैक्टीरिया और फंगस को ग्रो करने के लिए उसको न्यूट्रिटिव मीडिया अगर प्रोवाइड करते हो, तो न्यूट्रिटिव मीडिया के ऊपर उसका ग्रोथ आपको पर्टिकुलरली कॉलोनी के फॉर्म में मिलता है। तो ये जो डायग्राम है वो बैक्टीरिया की कॉलोनी का है, और दूसरा जो ये डायग्राम है वो फंगल की कॉलोनी का है। अब जनरली हमारी एक ही सोच होती है कि भाई कोई भी माइक्रोब्स आप ले लो, तो जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम आता है तो हमें दिमाग में एक ही वर्ड आता है कि भाई ये ऑर्गेनिज्म तो हमें क्या करने वाला है? डिजीज, फिर चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या तो ह्यूमन बीइंग हो। पर हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिजम्स डिजीज नहीं करते हैं, बल्कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स उसमें से ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी हमें काम में आते हैं। तो ये चैप्टर के अंदर हमारा इंट्रोडक्शन उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि माइक्रोब्स का यूटिलाइजेशन विद इन दी हाउस होल्ड प्रोडक्ट, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम लोग हर रोज घर पे यूज़ करते हैं, और वो घर पे जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं वो विदाउट माइक्रोब्स बनना पॉसिबल नहीं है। तो एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल आपको दिख रहा है, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध में से दही बनाने की जो प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सपोर्ट से होती है। ये आप लोगों को यहाँ पे नाम दिख रहा है उसका, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आप बोल सकते हो उसे, लैक्टोबैसिलस भी बोल सकते हो, या तो उसको शॉर्ट फॉर्म में LAB के नाम से भी जान सकते हो। ओके, अब ये LAB के पास ऐसी तो क्या प्रॉपर्टी, ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का,
ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जनरली क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। अब एसिड का काम क्या होता है, तो मिल्क के अंदर एक स्पेशलाइज टाइप्स का प्रोटीन होता है, ये मैंने लिखा हुआ है केजिन नाम का प्रोटीन। तो वो केजिन नाम के प्रोटीन का पार्शियली डाइजेशन करना एंड डाइजेशन करने के बाद उसका कोएगुलेशन करना। लिसन, कोएगुलेशन का मतलब आपको याद रखना है कि भाई मिल्क जो लिक्विड में होता है उसमें से उसका कन्वर्जन कर देता है सेमी सॉलिड। तो यहाँ पे मैंने पूरी प्रोसेस लिखी हुई है कि भाई पहले के दिन का पड़ा हुआ कर्ड या तो आप डायरेक्टली ले सकते हो क्या, बटर मिल्क। तो पहले के दिन का पड़ा हुआ कर्ड या तो बटर मिल्क आप ऐड करोगे मिल्क के अंदर। तो पहले के दिन का पड़ा हुआ कर्ड और बटर मिल्क जो है उसको हम लोग यूज़ करेंगे एज ए इनोक्यूलम या तो एज ए स्टार्टर, जिसके अंदर बहुत सारा लैक्टिक एसिड होगा। जो लैक्टिक एसिड क्या काम करेगा, तो भाई मिल्क के अंदर का जो केजिन नाम का प्रोटीन है उसको पार्शियली डाइजेस्ट करेगा और उसका कोएगुलेशन करके अगर उसको सूटेबल टेम्परेचर मिलता तो वो मिल्क में से क्या फॉर्म कर देगा, कर्ड। तो ये एक पहला यूज आप लोगों ने देखा। ओके, दूसरा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का एक दूसरा भी यूज है, दे आर ऑल्सो यूज टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी। वह न्यूट्रिशन की क्वालिटी कैसे बढ़ाता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 का जो लेवल है ना वो इंक्रीज करेगा। तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का एक दूसरा यूज हो गया। एंड थर्ड यूज, समझ लो हम लोगों ने कोई भी ऐसा फूड कंज्यूम किया है जिसके अंदर डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स प्रेजेंट थे, तो ऐसे डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना या तो उनके ग्रोथ को रिड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की। तो ये मैंने यूजेज आपको बताया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के। ओके, ऐसा ही एक दूसरा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि भाई जब भी हम लोगों को डोसा या तो इडली जैसे फूड प्रिपेयर करने हो तो उस टाइम पे हमें पहले बनाना पड़ता है डो। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई डो मतलब क्या, तो डो मतलब ऐसा रो मटेरियल जो रो मटेरियल कहीं ना कहीं फर्मेंटेड फूड बनाने के लिए काम में आता हो। तो फर्मेंटेड फूड का प्रिपरेशन करने के लिए जो भी रो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं वो रो मटेरियल को बोला जाता है डो। जैसे आपको पता है कि भाई डोसा और इडली बनाने के लिए घर पे रात में राइस का जो एकदम फ्लोर है, पाउडर है, आटा है, उसके अंदर बटर मिल्क कर्ड या तो वाटर डाल करके उसको पैक कर दिया जाता है। अब जब पैक किया जाता है तब आप लेवल देखोगे और सुबह में आप लेवल देखोगे तो उसका लेवल जो है वो बहुत ही बढ़ गया होगा। उसका पफ्ड अप अपीयरेंस, पफ्ड अप अपीयरेंस का मतलब है उसका कैसा अपीयरेंस, फैटी अपीयरेंस हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा फैटी अपीयरेंस होने के पीछे का रीज़न क्या होगा कि वो पूरी रात पड़ा रहा है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नाम का गैस जनरेट हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड नाम का गैस जनरेट होने के पीछे रीज़न क्या है, वे उसके अंदर फर्मेंटेशन नाम की प्रोसेस हो गई। और कौन सा फर्मेंटेशन हुआ, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो यह अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट हुआ और ये गैस जनरेट होने की वजह से जो डो हमने बनाया था, जो रो मटेरियल बनाया था, उसका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही फैटी हो गया। सेकेंड थिंग, एक दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। अब ये सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी फंगस भी आप लोग बोल सकते हो, ईस्ट भी आप लोग बोल सकते हो, विच आर यूज टू प्रिपेयर अ ब्रेड। अब ये ब्रेड तो भाई डेली में रूटीन में लेने वाली एक प्रोडक्ट है, विच आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, और वो भी सिमिलरली यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ये भी एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट का ही एग्जाम्पल है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं मैं, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक, जो ट्रेडिशनल ड्रिंक का नाम है टोडी। इंडिया के साउथ वाले पार्ट में ज़्यादातर ये
टोडी नाम का ड्रिंक पाम ट्री में से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? तो भाई पाम ट्री से निकलने वाला जो भी लिक्विड है वो लिक्विड का कौन सा प्रोसेस किया जाएगा? फर्मेंटेशन। ताकि ये प्रोसेस के थ्रू जो भी ड्रिंक मिलता है वो ड्रिंक को नाम दिया जाता है टोडी। एक सॉफ्ट ड्रिंक है। दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल अगर आप लोग देखोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट दी सम फिशेस। Second example, some bamboos. And example number 3, सोयाबीन। तो ये सोयाबीन, फिश या तो जो बम्बूस है उनका फर्मेंटेशंस करके हम लोग उनको एज अ फूड डेली प्रोडक्ट में यूटिलाइज्ड कर सकते हैं। देन आफ्टर एक दूसरा प्रोडक्ट दिया हुआ है जिसका नाम आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, एनसिलेज। लिसन, ये एनसिलेज एक टाइप का फूड है जो कैटल के लिए यूज होगा। प्रिपरेशन कैसे होता है? तो उसका प्रिपरेशन करने के लिए भी फर्मेंटेशन नाम का प्रोसेस। तो फर्मेंटेशन नाम का प्रोसेस कैसे होगा? तो हमें क्या करना है, ग्रीन प्लांट की जो टिश्यूज है वो टिश्यूज के कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट है वो कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट को अगर हम लोग फर्मेंटेशन नाम की प्रोसेस से पास करेंगे तो मिलने वाली प्रोडक्ट जो है वो होती है एनसिलेज, which are used as a food for cattle. Okay, cheese, most favorite food of youngsters. तो ये एक ओल्ड फूड आइटम है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू सालों से बनती आ रही है। अब ये चीज़ की अलग अलग टाइप्स की वेराइटीज़ होती है। किसको ध्यान में रखते हुए? तो भाई उनके टेक्सचर है, उनके फ्लेवर है, उनके टेस्ट। अब आप लोगों को दो अलग अलग टाइप के डायग्राम दिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज दी स्विस चीज और दूसरा एक आपको दिख रहा है रॉकवेफोर्ट चीज। अब दोनों का अपीयरेंस अलग अलग है तो ऑब्वियसली दोनों को बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होगा वो भी अलग अलग होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल आपको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि स्विस चीज आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया का नाम है ये रहा, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमानी। अब ये बैक्टीरिया जब ये स्विस चीज बनाने के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस करता है तो आप लोगों को डायग्राम के अंदर दिख रहा है कि भाई ये चीज के अंदर बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं। तो ये बड़े बड़े होल्स किसकी वजह से होते हैं? तो ये रीजन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि भाई लार्ज होल बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोडक्शंस। ओके, वैसे ही रॉकवेफोर्ट चीज बनाने के लिए हम लोग फंगस का यूज करेंगे जो फंगस का नाम है पेनिसिलियम रॉकवेफोर्टी। और ये फंगस मेन किसके लिए यूज होता है? टू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर फ्लेवर। क्योंकि रॉकवेफोर्ट चीज और स्विस चीज दोनों का फ्लेवर अलग अलग है क्योंकि अलग अलग माइक्रोब्स के थ्रू वो प्रिपेयर किया गया है। एंड एक लास्ट प्रोडक्ट पिकल्स, जो भी होममेड प्रोडक्ट है। तो पिकल्स और कुछ नहीं है, इट्स रिजल्ट ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट्स जैसे कि सिट्रस या तो वेजिटेबल्स। तो सिट्रस या तो वेजिटेबल जैसे फ्रूट्स का अगर फर्मेंटेशन करो तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू बनने वाली प्रोडक्ट है पिकल्स। तो ये सभी की सभी प्रोडक्ट आपको मैंने दिखाई जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए तो काम में आएंगे ही माइक्रोब्स। दूसरा है माइक्रोब्स विद इन दी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट? तो दो एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिए हुए कि भाई एंटीबायोटिक है, बेवरेजेस है। पर ये एंटीबायोटिक और बेवरेजेस जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने के लिए जैसे होममेड प्रोडक्ट बनाते थे वैसे काम नहीं चलेगा। तो उनके लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में अगर ग्रो करना हो तो लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करने के लिए हमें तो बड़े बड़े वेसल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बड़े बड़े वेसल्स जो स्पेशली स्टेनलेस स्टील्स के होते हैं, तो ये स्टेनलेस स्टील के बड़े बड़े वेसल्स जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लार्ज क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है उनको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है फर्मेंटर। तो आपको डायग्राम के अंदर ये स्टेनलेस स्टील से बने हुए फर्मेंटर्स दिख रहे हैं और ये है फर्मेंटेशन का पूरा प्लांट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।